Hello and welcome to in this video. So I am Ridesh Kumar, Mathematics Department IIT Kanpur. So in this video we are going to discuss कि हम अगर जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। हम इस पूरे वीडियो में मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी करने जा रहे हैं तो किस तरह से आपको अप्रोच दिखाना चाहिए और कौन से पार्ट पे कितना फोकस करना है और किस तरीके से सोचना है, और साथ में जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको कितना फॉलो करना है और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है जेई का, उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा कैलकुलस, सेकेंड पार्ट है अलजेब्रा, थर्ड वन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ टॉपिक इज वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D, एंड लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं टोटल जो कि हमें कवर करने हैं फॉर जेई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कैलकुलस के बारे में, कि कैलकुलस में हमें कैसे क्या किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है और किस तरीके से चीजें हमारे लिए आसान होने वाली हैं। तो कैलकुलस में जो हमारा अप्रोच होना है वो ये है कि सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट के लिए आप दो जगह जा सकते हैं। एक तो सबसे मैं पहला प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी, और थोड़ा सा आपको और अच्छे थ्योरी पार्ट चाहिए तो एनसीईआरटी के अलावा आप आरडी शर्मा को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइजेस करते हैं और आरडी शर्मा के एग्जांपल्स, एंड ये आरडी शर्मा जो है ये है ऑब्जेक्टिव जेई के लिए, क्योंकि आरडी शर्मा की जो बुक्स हैं वो 11th-12th के लिए भी हैं, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, मैं ये ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ जो आरडी शर्मा की 2 वॉल्यूम्स आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलस के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो आप एनसीईआरटी पहले प्रेफर करें, उसके बाद आरडी शर्मा से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो चीजों का फायदा होगा आपको, एक तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, दूसरा ये होगा कि आर डी शर्मा के जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्होंने काफी अच्छा कंसेप्चुअल, मतलब कंसेप्ट के बाद तुरंत न्यूमेरिकल दिए हैं। तो आप जैसे जैसे कोई कंसेप्ट आप पढ़ा आपने और तुरंत उस पर न्यूमेरिकल लगाया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर आप उस पर न्यूमेरिकल करने में एबल हैं, आप उसका आपकी एबिलिटी शो करती है कि आप कितना अच्छे थ्योरी उसको पढ़े हैं, आपके न्यूमेरिकल लगाने की जो एबिलिटी है वो बताएगी कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी और आर डी शर्मा से आपने अगर न्यूमेरिकल्स लगाए तो आपका यहाँ तक एक तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, अब प्लस जो न्यूमेरिकल का आपका लेवल होगा वो हो जाएगा लगभग मेंस तक का, आप मेंस क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल इतना पढ़ के। तो जेई मेंस तक का आराम से कर सकते हैं आप। अब बातें आती हैं कि एडवांस के लिए क्या स्पेशल स्टडी किया जाए। तो कॉन्सेप्ट में तो हम यहाँ पे एडवांस तक हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम जेई मेंस तक हैं। तो हमें एडवांस के लिए क्या करना होगा कि मैं दो बुक्स प्रेफर करता हूँ। एक तो हमारा है सिंगेज सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स आती है मैथ्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आती है, मैथ्स की भी आती है। तो मैथ्स में इसके 3-4 पार्ट हैं। तो जो इसका जो कैलकुलस पार्ट है, मैंने भी ये बुक पढ़ी है। सिंगेज में जो ग्राफिकल अप्रोच है, क्योंकि अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना तो आपको ग्राफिकल अप्रोच ढंग से आना चाहिए, ये बहुत ही मेजर पोर्शन है। दो ही चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है, एक तो आपका ग्राफिकल अप्रोच, एक तो जो प्रॉपर्टीज है फंक्शंस की। तो जो ये सिंगेज की बुक है इसमें यहाँ पर काफी अच्छे ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन लगाए गए हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखोगे कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगा रहे हो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा ग्राफिकली सोचा ना तो वो आसानी से क्वेश्चन लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंगेज के न्यूमेरिकल्स प्लस ये आर डी शर्मा जो आपने की है, ये दोनों करते हो आप, तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलस में आपका 100% हो जाएगा यहाँ से, कि आपने जेई मेंस के भी क्वेश्चन लगा लिए, एडवांस के भी। और वहां पे सिंगेज में आपको एक चीज और मिलता है कि वहां पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो सिंगेज में आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू। तो यहाँ पे आपको ना सिंगेज में जो है पीवाईक्यू भी मिल जाता है। तो आपने आर डी शर्मा से न्यूमेरिकल्स कर लिए। आर डी शर्मा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट देगा, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आर डी शर्मा
अब प्लस सिंगेज ये। और अगर आप सिंगेज का एक अल्टरनेटिव मैं कह सकता हूं कि एक पियर्सन की बुक आती है, ये भी अच्छी है, बट सिंगेज के कंपेयर का नहीं है, सिंगेज का लेवल ही अलग है, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अलग हैं। तो यहां से कैलकुलस में अब कुछ बातें जो कैलकुलस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अप्रोच क्या दिखानी है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम कैसे करें। तो जो मैं समझता हूं कि यहाँ पे पहली चीजें तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर जगह, आपको वो तो लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है या कोई डायरेक्ट मेथड से आता है तो आप वहां पर कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात क्या है कि आपको याद रखने हैं जो पेरेंट फंक्शंस हैं, पेरेंट फंक्शंस। देखिए आपके क्वेश्चंस जब भी बनेंगे कैलकुलस में तो वहां पे फंक्शन की बात होगी, बिना बिना फंक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप फंक्शन पढ़ते हो, लिमिट पढ़ते हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो भी और भी है, इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फंक्शंस। तो अगर आप यहाँ पे ना, जैसे मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं कि फंक्शन, लिमिट प्लस कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर, तो यहाँ पे दो चीजें आपको, एक तो आप जो इसका पेरेंट फंक्शन है, क्योंकि कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा ना तो वो इन्हीं पेरेंट फंक्शन से मिलकर बना होगा। सपोज जैसे मैंने कहा कि e टू द पावर x फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल की सारी चीजें पता है, सपोज आपको इसका डोमेन पता है, इसका रेंज पता है, ग्राफ पता है, आप इसका नेचर देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि इससे रिलेटेड अब आपका सपोज कोई फंक्शन आया e टू द पावर 2x कर दिया उसने, 3 कर दिया, अगर सपोज यहाँ पे मॉड लगा दिया तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, देखिए मॉड भी हो गया, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल, तो आपको दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी है या समथिंग। तो जब भी हम इन सब चीजों की बात करेंगे, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट पेरेंट फंक्शंस, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और उसका ग्राफ, क्योंकि जो फंक्शंस आपको होंगे ना वो उन्हीं से बने होंगे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ग्राफ अपना मजबूत कर लिया कैलकुलस के लिए, अब प्लस जो पेरेंट फंक्शंस की प्रॉपर्टी है, दो तीन इसमें आपके स्पेशल फंक्शंस आते हैं, लाइक और कह सकते हैं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हर जगह पूरे कैलकुलस में आपको दिखेगा, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता है अच्छे से, ढंग से सारी प्रॉपर्टीज याद हैं, अगर आप यूज कर पाते हो, तो डिफिनेट इंटीग्रल में बहुत ही वाइड यूज है इसका, आपके डिफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं इसमें, तो ये कर सकते हो आप। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में यहाँ से मेजर पार्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दो चीजों को फोकस करना है कैलकुलस में, एक तो ग्राफिकल अप्रोच जो आपका होना चाहिए, आप किसी क्वेश्चंस को जैसे ही देखो तो आप क्वेश्चंस को देखते ही ना ये जज कर पाओ कि क्या इसमें कुछ ग्राफिकल लॉजिक है या कुछ हम ग्राफिकल इसमें सोच सकते हैं। आप पहले ये मत जाओ कि डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे मेथड से, कंटिन्यूटी पूछा है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपके सामने फंक्शन सिंपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 1/2, तो जैसे ये फंक्शन आपके सामने, अब ये बहुत बड़ा फंक्शन है, e टू द पावर एक्स भी है, साइन एक्स भी है, अब मान लीजिए इसने इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ लिया, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगेंगे समथिंग। तो यहाँ पे अब आप कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जेई के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि देखिए e टू द पावर एक्स हमेशा एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, साइन एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है। अब बात आती है मॉडुलस फंक्शन। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि मॉड एक्स माइनस 1/2 एक्स इक्वल टू 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मतलब ये फंक्शन जो है वो एक्स इक्वल टू हाफ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपने इजीली बता दिया अगर आपको मॉडुलस की यहाँ प्रॉपर्टी पता थी कि मॉड एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वहां पे ना बेसिक आपको ये देखना है कि जो पेरेंट फंक्शन है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे करने हैं। उसके बाद जब भी आप कोई टॉपिक कैलकुलस में उठाओ, इवन कैलकुलस में क्या मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक में उठाओ, तो जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, अगर आपने वहां पे उसका स्पेस जान लिया क्वेश्चंस का, एक होता है कि स्पेस आपने जान लिया कि भाई इसमें से क्या पूछ सकता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी में अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, एक तो कंटिन्यूटी लिमिट के कॉन्सेप्ट से आती है, ठीक है, तो या तो वो पूछेगा कि भाई कंटिन्यूअस है,
तो कुछ वैल्यू बताओ ऐसा कुछ, या तो ये दे रखेगा कि आप चेक करिए कंटिन्यूटी के बारे में। तो आप ये चीज जान गए ना कि दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपने अगर सारे दोनों तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पे आपके लिए बहुत भी बेनिफिशियल है। और जैसे आपने कहा कि सपोज मैंने कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2x। जैसे इन्होंने बोला कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो k की वैल्यू बताओ, 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो आप ये जान गए ना कि 2 पे कंटीन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है और आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसने k नहीं दिया होता तो ये पूछ सकता था कि 2 पे कंटीन्यूअस है कि नहीं। तो आपको ये पता चल गया कंटिन्यूटी में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है। और एक अप्रोच ये होता है कि हालांकि मेंस में या फिर एडवांस में कुछ उतना ग्राफिकल से पूछता नहीं क्वेश्चन, ग्राफ वगैरह नहीं देता, आपको अपने से ग्राफ को जानना पड़ता है। जैसे ये फंक्शन है, और ये भी ट्रू है कि आप सभी फंक्शन का ना ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि आप इतने बड़े वो नहीं कि सारे फंक्शन का आप ग्राफ याद होगा या समथिंग उसको बनाने चले होगे। लेकिन कुछ ग्राफ्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनका कनेक्शन ना बहुत तगड़ा है हर जगह से। जैसे एक तो ये फंक्शन हो गया, एक आप कह सकते हो ना y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ये जो फंक्शन है ना, एक तो ये कनेक्ट करता है एपी को प्लस कैलकुलस पार्ट। आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिल जाता है x प्लस 1/x, या फिर ऐसा हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1/fx टाइप का फंक्शन। तो ये चीजें, ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो ग्राफ होते हैं ना वो हमेशा या तो आप देखोगे ना ऐसे होता है, ऐसे। तो मतलब कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, ऐसे मिनिमम वैल्यू ये यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे -2 है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच में आपको यूज करके पूछ लेगा कि आप बताइए क्या है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, x प्लस 1/x इक्वल टू ई टू द पावर x, जैसे इन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि या फिर साइन x जैसे ये है। अब इन्होंने पूछ लिया कि भाई बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके। तो अगर आपको ये पता है ना कि इसका डोमेन और रेंज कहाँ पे बिलोंग करता है ना, रेंज सबको पता है साइन x का रेंज कितना होता है, वैल्यूज -1 से 1 के बीच होंगी। आप जैसे ही ग्राफ बनाए साइन एक्स का, ये ग्राफ बन गया आपका साइन एक्स का, ठीक है, कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन हमने अभी देखा कि जब इसका हम ग्राफ देखे थे तो ये यहाँ 2 तक आ रहा था ऐसे, और -2 तक यहाँ आ रहा था ऐसे। तो आप देख रहे हैं ना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो सोल्यूशन कितना होगा, 0। लेकिन अगर आपको ऐसे सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए कि चलिए भाई इसको सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए कितना होगा, तो फिर हो नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि वहां पे कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है। फिर आप कैलकुलेटर से ही देख सकते हो कि कैलकुलेटर यूज करके या ऐसे कर सकते हो। तो जैसे आपको रेंज पता था साइन एक्स का कि -1 to 1 होता है, x प्लस 1/x का, तो ऐसे चीजें हैं। तो दो चीजें कैलकुलस में, या तो एक तो आप ग्राफिकल अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कैसे क्या करना है, और दूसरा ये है कि फंक्शंस की जो जानकारी है वो आप जितना अच्छा कर लेंगे वो पूरे कैलकुलस में आपको अलग ही एक फ्लेवर और एक ही इजी पड़ेगा आपको हमेशा, अगर आप फंक्शन को अच्छे से डील कर पाते हैं तो। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप जितना फंक्शन को टाइम दे सकते हैं पहले फंक्शन को दीजिए, कैसे क्या फंक्शन की प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर कैसा है, अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे उसका बिहेवियर बदल रहा है, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा सा सोच पाते हैं ना तो आपके लिए ना कैलकुलस आसान हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में हम आते हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको समझता हूँ अलजेब्रा का, कॉम्प्लेक्स। इसी में मैं एक टॉपिक और ऐड कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपका टॉपिक है सेट थ्योरी है इसमें पूरा। थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी, एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, एंड लास्ट वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो एक एक टॉपिक बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि अलजेब्रा में आपको क्या ध्यान देने हैं। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स पे आता हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी पार्ट पे मेहनत करने की जरूरत है तो मैं क्या करूँ। तो देखिए कॉम्प्लेक्स में दो ही चीजें आपको डिपेंड करती है सबसे ज्यादा, एक तो मॉडुलस और दूसरा है आपका आर्ग्यूमेंट। अगर आपने मॉडुलस पे वर्क किया और आर्ग्यूमेंट पे वर्क किया
अच्छा, वर्क करने का मतलब क्या है? एक तो आपको आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है, कैसे डील करते हैं क्वेश्चंस को, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे चेंज होता है। दूसरा मॉड्यूलस। तो आप देखोगे ना, कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा इसी के अबाउट है, एक तो आर्ग्यूमेंट, एक तो मॉड्यूलस। तो बेसिक जो है ना, फंडामेंटल क्या है कि आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज को पता होनी चाहिए, दूसरा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, और तीसरा आर्ग्यूमेंट। एक टॉपिक मैं इसमें ऐड करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, वो है nth रूट ऑफ यूनिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बनना तय होता है। हर बार हमने देखा है जेईई में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं, nth रूट का यूनिटी के हमेशा आते हैं। तो दो चीजों को फोकस करना है, तीन चीजों पे, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप देखोगे nth रूट ऑफ यूनिटी में, तो यहाँ पर भी मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का ही खेल है। तो बेसिकली अगर मैं स्पेस में जाऊं तो देखूंगा कि जो बेसिक स्पेस है ना, वो दो ही चीजों का है, एक तो मॉडुलस, एक तो आर्ग्यूमेंट। nth रूट ऑफ यूनिटी भी वहीं से आया है। कॉन्सेप्ट वही है मॉडुलस का और आर्गुमेंट का, कि सारे रूट्स एक सर्कल पे होते हैं। अगर मैं यूनिटी की बात करूं, सारे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो अबाउट रूट्स। तो रूट्स में आपकी अप्रोच कैसे, मतलब कि क्या, कभी पूछेगा कि रूट्स इसके बीच लाई करता है, आप इसकी के की वैल्यू बताइए जब रूट्स इसके इसके बीच होगा, ऐसा कुछ। तो इसके लिए ना, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है जिस इस टाइप का होता है। ये इसका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और जब हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है हमारा। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इसमें 6 केसेस हैं। आपको अगर 6 केसेस ढंग से आते हैं, तो आप ना जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे, आपको सारी चीजें साफ साफ दिखने लगेंगी। जैसे मैंने कहा कि ये देखिए, अगर मैंने ये ग्राफ बनाया या फिर ये बनाया, दो केसेस तो ये हो गए। दूसरा होता है ये वाला कि ये टच करें, और एक केस ऐसा होता है ये वाला कि, तो यहाँ पे ना 6 केसेस बन गए। अगर आपको 6 केसेस में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट, वर्टेक्स, दो जीरोज होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोज होंगे। तो अगर आपको ना ये 6 केस जो है अगर ढंग से आते हैं, आप इनके रूट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं ना, तो आपको ये पता चल पाएगा कि जब भी ऐसा कुछ बोलेगा कि इसके रूट्स यहाँ से यहाँ तक हो, तो आप तुरंत जज कर पाओगे कि अच्छा ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसमें अगर आपको डोमेन इसके सारे, रेंज, हालांकि ये पॉलिनोमियल है तो डोमेन की कोई बात ही नहीं है, सारा रियल नंबर, रेंज, ये जो इंपॉर्टेंट है रेंज है इसमें इंपॉर्टेंट। अगर आपको रेंज ढंग से आता है ना, इसमें हर जगह, जैसे इसकी रेंज है ये वर्टेक्स से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू वर्टेक्स तक, ऐसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो टू इन्फिनिटी, ऐसे। तो रेंज आपको पता है, तो आप वहां से ना कर सकते हैं आराम से। दूसरा एक इसमें ये मैक्सिमम यूज आता है, कैलकुलस में भी मैंने देखा है, और ये आता है कि अगर जैसे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये वाला जो केस है ना, एक तो ये वाला केस, एक तो ये, इसमें क्या होता है ना कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे सामने ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है, तो वहां पे अगर हमने ये देख लिया कि d की वैल्यू अगर हमेशा लेस देन, देखिए रूट्स तो यहाँ पे रियल है नहीं, क्योंकि एक बार भी टच नहीं कर रहा है या फिर कट नहीं कर रहा, तो ये इमेजिनरी केस है। तो आपने अगर डी कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, फिर हम देखते हैं ए। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, ए नेगेटिव है तो नीचे वाला ग्राफ बनेगा। तो आप ना ये देख सकते हो कि जैसे डी की वैल्यू जीरो हुई, लेस देन जीरो हुई, और ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ये दोनों पैराबोला में से एक बनेगा कोई, इसे ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि हमेशा ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप कोई भी एक्स रखो, हमेशा ये पॉजिटिव होगी, और अगर ऐसा है तो आप कुछ भी एक्स रख दो, ये हमेशा नेगेटिव है। ये आपका रेंज में भी बहुत काम आता है, कैलकुलस में रेंज निकालने में बहुत ही यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट, जब डी लेस देन जीरो और ए दोनों ये केसेस इमेजिनरी रूट्स वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं ना थोड़ा सा सीक्वेंस और सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो तो है कि प्रॉपर्टीज। आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं इससे, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं। एपी की हमारी क्या प्रॉपर्टी है, जीपी की क्या प्रॉपर्टीज है, एचपी की। जैसे एपी की प्रॉपर्टी होती है कि आपको, अगर आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऐड किया, सेकंड एंड सेकंड लास्ट ऐड किया, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, हमेशा सम कितना होगा, इक्वल होगा।
एक तो अब एपी में 2 टाइप क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ना वो ऐसे दे देगा कि 5th टर्म ऐसा है, 7th टर्म वैसा है, एक इंटीजर वैल्यू आपको दे देगा, ऐसा कुछ कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा। एक क्वेश्चन तो वो होता है। दूसरा ये होता है ना कि आपको ना नंबर से डील करना ही नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल होंगे। जैसे एपी है तो आप इसकी वैल्यू बताइए 1/A1 प्लस 1/A1 A2 A3 प्लस डॉट 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 AN A1, ये सब की वैल्यू बताइए, ये सब की वैल्यू क्या होगी। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ना, वो 2 चीजों से आपके सॉल्व होंगे। अब मैं आपको 2 टिप्स बताता हूँ कि दोनों ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल वाले की, प्रूफ करिए कि ये अगर एपी में है A1 A2 तो क्या वैल्यू इसकी होगी पूरी सक्सेशन की। तो ना वहां पे 2 चीजें आपको काम आती हैं। पहली थी आपको ना कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए एपी के, और दूसरा जो एपी की प्रॉपर्टी है ये। यही मैं जीपी और एचपी तो चलिए एपी का उल्टा ही होता है, अगर वो सब तो एपी एचपी का काफी रिलेशन है। जीपी तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो और एपी दोनों में अगर आपने दोनों की प्रॉपर्टी अच्छे से आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्टी सही से आती है, तो आप यहाँ पे ना अपने प्रॉपर्टी को यूज करके सारे न्यूमेरिकल लगा सकते हो। और दूसरा, अगर आपसे बाई केस नहीं, बाई चांस मान लीजिए प्रूफ नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो ना वहां पे आप ना एग्जाम्पल के तौर पर रख के पुट करके देख सकते हो कि कैसे होना है। कुछ सुटेबल एग्जाम्पल लीजिए, वहां पे उसको देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जीपी में कुछ जैसे आप 1 2 4, अभी एक जीपी है, आप कभी भी कुछ ऐसा नंबर आ गया कि ए बी सी एपी में है तो प्रूव तो 1/A² 1/B² ऐसा कुछ जीपी में होगा कि एचपी में होगा कि ऐसा पूछता है। तो जैसे इसने बोला ना कि एबीसी एपी में है या जीपी में है, तो आप 3 नंबर्स ले लो कि एपी में, जीपी में, एचपी में। तब वो पूछेगा कि B/AC, C/AB और A/BC ये सब बताओ किस में है। तो आपने अगर एबीसी की वैल्यू एज एग्जांपल ले लिया आपने, यहाँ पे पुट करके देख लो कि वास्तव में क्या है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि एबीसी एपी जीपी में है और फिर प्रूफ करना हो ये किस में है, तो वो आसान नहीं होने वाला। और खासकर कंपटीशन में तो आपको पास टाइम नहीं है कि आप उसको एक बार देखोगे कि किस में है ये। तो आप यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर एग्जांपल सोच के रखो। जैसे जीपी बोला तो आप ये 1 2 4 ले सकते हो, एपी में तो सबसे अच्छा नेचुरल नंबर का एग्जांपल 1 2 3। तो ये चीजें हैं, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब आता है ना 2 सबसे मोस्ट वियर्ड टॉपिक, जो कि हमको लगता है कि सबको थोड़ी सी दिक्कत उसमें होती है। एक तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। पहली बात ना, दोनों का एक कनेक्शन है। एक कनेक्शन ये है कि अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी तो आने का चांस नहीं बनता। थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चंस में जाओगे तो फंस जाओगे। तो पी एंड सी आपको आना बहुत जरूरी है। उस ऊपर से उसमें भी जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। क्योंकि आपको जब कुछ रैंडम सेलेक्ट करना होता है, कितने तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे क्या, वो सारी चीजें डेटा जो है आपको कॉम्बिनेशन से मिलती है। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ पे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको सम कब करना होता है, प्रोडक्ट कब करना होता है, ये आपको चीजें बहुत अच्छे समझनी होती हैं। क्योंकि अगर आपने इसको समझा हुआ है ना तो चीजें बहुत आसान है। और एक तो इसमें जिससे हर बार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर्कुलर परमुटेशन। जो सर्कुलर अरेंजमेंट्स होता है किसी टेबल के अराउंड, कितने लोग बैठे हैं तो उनके बीच में इनको बैठा दें, इनको बैठा दें, ऐसा कितने तरीके से, ये सब। और दूसरा एक डिक्शनरी वाला होता है जिसमें कि कोई वर्ड कहाँ पे आएगा। जैसे मैंने कोई वर्ड बोल दिया एप्पल, एप्पल तो चलो हाँ, या फिर कोई वर्ड बोल दिया तो वो डिक्शनरी में उसकी रैंक क्या है, वो डिक्शनरी में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस पोजीशन पे, वो चीजें हैं। तो ये चीजें हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ट्रिकी है थोड़ा सा लेकिन इजी भी है अगर आपको समझ में आता है। सम एंड प्रोडक्ट का रूल आपको पता होना चाहिए, कब हमको नंबर ऑफ वेज के लिए सम करने हैं, कब हमको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट करने हैं, ये सब चीजें। प्रोबेबिलिटी में एक बात करूं तो बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और जब भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, इनका नाम जरूर लिया जाता है। बहुत ही रिवर्स प्रोबेबिलिटी होती है ये। और इसमें सबसे बड़ा टास्क ये होता है ना, जब क्वेश्चन आते हैं बेस थ्योरम के ना, आपको जज करना पड़ता है कि क्या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। सबसे दिक्कत ना प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यही होता है, जब आप क्वेश्चन को देखते हो ना तो एक बार क्या लगता है, अच्छा कौन सा मेथड लगा दें इसमें, क्योंकि हमने तो परम्यूटेशन बहुत कुछ पढ़ा था, कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ पढ़ा था। आप इंडिपेंडेंट में कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जॉस्टिव इवेंट एंड इंक्लूसिव इवेंट, इन सब में। तो आपको ना इसमें प्रॉपर डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ढंग से, तब जाके आप कर पाओगे। तो बेस थ्योरम है, ये सब है।
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल में क्या है कि आसान टॉपिक है। पहले तो बाइनोमियल में कई सारे फॉर्मूले, जैसे कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला, ये सब है। और बाइनोमियल में एक ये पूछता है कि एक तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसी से आधे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें तो ट्रिकी पार्ट्स हैं। एक तो है ना ग्रेटेस्ट, जैसे मैंने बोला कि 2 + 3√6 टू द पावर 9, इसका इंटीजर पार्ट बताओ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। ये एक टॉपिक ऐसा है, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा मल्टीनोमियल है, मतलब कि पूछा जाता है जैसे x + y + z हमने लिख दिया पावर 21, इसमें कितने टर्म होंगे, इसका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। एक तो ये वाले जो फॉर्मूले में सारे याद होने चाहिए। बेसिकली अगर आपको बाइनोमियल में फॉर्मूले ढंग से याद है तो आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। सेट थ्योरी जो है उसमें आपका बेसिकली सेट एंड रिलेशन, तो सेट में आपको जो बेसिक सेट की प्रॉपर्टीज है वो याद होनी चाहिए। जैसे डिमोर्गन्स लॉ हो गया, डिमोर्गन्स लॉ अगर आपने याद रखी है, ये होता है, एक और होता है इंटरसेक्शन बी का डैश करते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये सब प्रॉपर्टीज अगर आपको सेट की याद है तो। और रिलेशन में आपकी सिंपल क्या है, रिलेशन में दो टाइप क्वेश्चन पूछेगा। कोई रिलेशन दे दिया, आप बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आपको दे दिया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आप वहां पे फाइंड करिए कि इक्विवेलेंस क्लास, एक वर्ड है इक्विवेलेंस क्लास, इसको भी अगर हटा दें तो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई सेट आपको फाइनाइट दे दिया कि चलिए 5 एलिमेंट है इसमें या 4 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट पे कितने डिफाइन होंगे। तो नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें दो टाइप क्वेश्चन बनेंगे। या तो वो देगा कि चलिए कोई रिलेशन दे दिया एंड यू हैव टू फिगर आउट दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव सिमेट्रिक, ये सब। दूसरा पूछेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव बताइए, नंबर ऑफ, ये सब इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। कोई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं हमको कि हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट और रिलेशन का ये कॉन्सेप्ट है। दो चीजें पूछी जाएंगी, या तो आप कैलकुलेट करिए कि है कि नहीं, और अगर है तो कितने हैं, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 3 टॉपिक्स हैं। एक तो है ITF, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिंपल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके फॉर्मूले होते हैं। और एक है ना ट्रायंगल। मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो हैं, एक ITF और एक ट्रायंगल। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक आप समझ लो ना कि 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, मेंस में भी आता ही है। ट्रायंगल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अजीब है, लेकिन आपको अगर जो ट्रायंगल के 2-4 फॉर्मूले पता है, साइन रूल, कोसाइन रूल और ट्रायंगल रूल, ये सब वाले जो C = A cos B + B cos C, ये सब वाले जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको ढंग से यूज करने आते हैं ना, आप आर डी शर्मा पे देखोगे तो काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और वो इनफ भी है, आप वहां से कर लोगे आसानी से। अगर आर डी शर्मा की आप एक्सरसाइज करते हो, दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू। ITF में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना डोमेन और रेंज। यहीं में सब लोग मात खाते हैं, यहीं पे गलती करके आते हैं, डोमेन और रेंज में। अगर आपको डोमेन रेंज ढंग से क्लियर नहीं होता ना, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू आती है किसी इनवर्स फंक्शन की निकालने की, तो वहां पे आप गड़बड़ कर देते हैं। तो जब तक आपको प्रॉपर तरीके से, एक तो ग्राफ, मैं तो कहूंगा कि अगर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, 4 के भी ढंग से आते हैं ना, सेक कोसेक का मैंने देखा है उतना यूज पड़ता नहीं है, हालांकि आना चाहिए आपको वो भी, लेकिन 4 ये जो मेजर पार्ट्स हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, यहाँ पे ना आपको डोमेन और रेंज, ये चीजें बहुत प्रॉपर आनी चाहिए कि कब कहाँ पे वैल्यू बदल रही है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो रही है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रायंगल में तो मैंने बता ही दिया। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने नॉर्मल 11th-12th में पढ़ी है वही ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ प्रूफ करने को आ गया, हाफ एंगल का कॉन्सेप्ट, डबल एंगल का कॉन्सेप्ट, या जो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ से पूछ सकता है एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछेगा तो। लेकिन ये जो ट्रायंगल और ITF का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको ढंग से आना चाहिए। और ट्रायंगल में आपको बेसिकली साइन रूल, कोसाइन रूल, ये ट्रायंगल रूल जो होता है ये वाला, ये 3 चीजें आनी चाहिए। और एक ये वाला रिलेशन जो आप पढ़ते हो, साइन A/2, कॉस A/2, टेन A/2, वो सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। जैसे साइन A/2 है आपका √S - B
एस माइनस सी अपॉन बी सी, ये सब ठीक है ऐसे। तो ये सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। फिर हमारा जो दो टॉपिक लास्ट बचता है, वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3D। वेक्टर अलजेब्रा में आए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। तो जैसे आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका देखेंगे ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो वहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा प्रोजेक्शन का, कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये एक्चुअली में प्रोजेक्शन ही होता है जो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, कुछ नहीं होता, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है। तो वहां से आपको फॉर्मूले मिलते हैं ज्योमेट्रिकली की कैसे आप निकाल सकते हैं किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, तो वहां पे आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिखेगा कि वास्तव में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। इसके बाद से ना मैं जो समझता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रॉपर्टी मुझे लगती है, एक तो ये कि वेक्टर ए का जब उसके साथ आप डॉट लेते हो ना, तो मॉड ए का स्क्वायर मिलता है। ये प्रॉपर्टी हर जगह, आप मानो कि ऐसा कुछ पोर्शन नहीं मिलेगा ना। मैं देखता हूँ कि जैसे आपने कहा मॉड ए प्लस बी निकालो, मॉड ए प्लस बी प्लस सी निकालो, या फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कुछ बताओ। जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे, केवल दो चीजें मिलेंगी। एक तो कि डॉट प्रोडक्ट का जब उसी के साथ लेते हैं कितना आता है, मॉड ए का स्क्वायर, और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। जीरो वेक्टर को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर की बात कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, और ऐसे ही सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ ज्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, दो चार हैं। अब इसमें भी आपका दो है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में आपका जैसे कि जब भी पूछेगा, मैंने देखा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी क्वेश्चन पूछता है तो प्रॉपर्टी पे ही पूछता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट आपका कोप्लेनारिटी का है, कोप्लेनर वेक्टर कब होते हैं, तीन वेक्टर से आपको दिया होता है कंपोनेंट वाइज। तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना होता है कि उसका डिटर्मिनेंट तीनों का वो कंपोनेंट वाइज, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर लिखेंगे तो 0 हो जाता है। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद जब आपको वेक्टर सही से क्लियर हो जाएगा ना, वेक्टर ढंग से क्लियर है आपको होगा ना, तो आप 3D और लाइन जो है, लाइन का कॉन्सेप्ट, आप बिल्कुल इसमें सफर नहीं करोगे। आपको इसमें केवल एक तो फॉर्मूला याद हो, सारे फॉर्मूले लाइन और एंगल के बीच, लाइन और प्लेन के बीच का फॉर्मूला, एंगल का, दो लाइन परपेंडिकुलर है उसका कंडीशन, दो लाइन पैरेलल हैं, दो प्लेन पैरेलल हैं, ये सब बस, इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। दूसरा पूछ लेता है कि लाइन प्लेन में है कि नहीं लाई कर रहा है, या फिर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर भी जो यूज है ना वो डॉट प्रोडक्ट का है। आप जब भी एंगल निकालते हो तो दो ही चीज का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चीजें आसान है, बस थोड़ा सा आपको ना विजुअलाइज करना आना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि चलो बताओ एक्स वाई, जैसे 3,4,5 कोई पॉइंट है, तो आपने बताओ कि एक्स वाई प्लेन से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आप अगर विजुअलाइज कर पाते हो ना कि एक्स वाई डिस्टेंस जो, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगी ना वो जस्ट जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स वाई डिस्टेंस से कितना आ गई प्लेन से, 5 आ गई। या फिर जैसे पूछ लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो प्लेन है ना किसके पैरेलल है, तो इसमें जेड नहीं है, तो आप देखोगे ना ये प्लेन जेड जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ऐसे ही अगर मैं वाई जेड कर देता तो एक्स के पैरेलल हो जाता। तो यहाँ बस चीजें दो ही हैं, एक तो फॉर्मूले आनी चाहिए, दूसरा आपको अच्छे से ढंग से विजुअलाइज करना चाहिए कि कब कोई लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आ रहा है, प्लेन क्या है, प्लेन में लाइन कैसे लाई कर रही है, दो लाइंस अगर कट नहीं कर रही हैं तो क्या जरूरी है एक प्लेन में है या नहीं है, वो सब बारे में जो स्क्यू लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें हैं। तो मोटा मोटा ये जो व्यू है हमारा यही है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना चाहिए 3D में, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि अप्लाई आप उसी को करोगे। और इसमें इसी का एक एप्लीकेशन है टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना, पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालना, ये सब चीजें सारी यही सब प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो आपको ढंग से डबल क्रॉस प्रोडक्ट और जो तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो भी आना चाहिए। फिर हमारा लास्ट बचता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
मैं सबसे बेस्ट जो मानता हूँ वो आर डी शर्मा को मानता हूँ। अगर आपने आर डी शर्मा से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली, दैट इज वेरी 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 इनफ फॉर यू। आप जेई भी कर सकते, मेंस भी कर सकते हो, एडवांस भी कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से टफ नहीं आने का। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है ना आर डी शर्मा में, आप एक बार उसको देखो। उसमें ना एक तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को कैटेगराइज किया गया है कि अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, फिर आप तुरंत किए, आपको तुरंत न्यूमेरिकल मिल गया। तो 4 पॉइंट न्यूमेरिकल आपने किए, फिर अगला कॉन्सेप्ट मिल गया, फिर न्यूमेरिकल। इतना अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। आपको ना ये पार्ट जो स्ट्रेट लाइन वाला है ना, ये ढंग से आना चाहिए, क्योंकि आप सर्कल पढ़ोगे तब भी आपको ये तंग करेगा, क्योंकि सर्कल का इंटरसेक्शन लाइन के साथ दे देगा, टेंजेंट है, ये है, वो है। आप इलिप्स पढ़ोगे तब भी आएगा, आप पैराबोला पढ़ोगे तब भी आएगा, और हाइपरबोला पढ़ोगे तब भी। तो आपको पहले तो लाइन के इक्वेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट सारे फॉर्म्स हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए ढंग से। अच्छे से आपको स्लोप निकालना लाइन का आना चाहिए, आप कैसे कर रहे हो स्लोप। और जब आप सर्कल के साथ देखोगे, कभी क्या करेगा कि लाइन का इंटरसेक्शन ये है, या लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कंडीशन है। तो आपको ना पता होना चाहिए ये वाली बात कि लाइन के बारे में, क्योंकि आप अब आगे जब पढ़ोगे ना, तो कहीं सर्कल के कॉर्ड की बात होगी, कहीं टेंजेंट की बात होगी, कहीं पेयर ऑफ टेंजेंट की बात होगी। ये सारी चीजें क्या है, लाइन ही तो है। तो आपको बेसिकली लाइन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लाइन सारे हर जगह कनेक्टेड है, लाइन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में। तो एक तो सभी में लाइन का यूज होना है। दूसरा, अब इंडिविजुअल पार्ट में बात करूं, सर्कल की, इलिप्स की, सब में, तो क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि एक तो इनके इक्वेशंस, और इक्वेशंस में ना जिनके पैरामीटर्स हैं, क्या का पैरामीटर यूज हुआ है इसमें। और दूसरा आता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो दो बातें आएंगी, एक तो इक्वेशंस, एक तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो अब जैसे मैं इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला तीनों की बात करूं, ये एक ही कोनिक, एक ही तरीके के होते हैं। इनका सबका कॉमन इक्वेशन होता है PS इक्वल टू EPM। केवल एक डिफरेंस होता है ई की वैल्यू में। 0 से 1 के बीच हुआ तो इलिप्स, 1 हो गया तो पैराबोला, 1 से ज्यादा हो गया तो हाइपरबोला। अब इनके आप इक्वेशन देखोगे ना, मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे इलिप्स और हाइपरबोला में, मेंस लेवल में बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं करना होता, फॉर्मुले वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मुले आते हैं कि कभी सेमी लैटिस रेक्टम इसके माइनर एक्सिस के बराबर है, कभी मेजर एक्सिस के बराबर है, तो वहां पे ए और बी में रिलेशन मिल जाता है। जो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास होते हैं ये वाले, एक तो ये इलिप्स के लिए और एक तो हाइपरबोला के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये, और जो लेटेस्ट रेक्टम का हमने फॉर्मूला बताया 2b² a, कभी कभी 2a²/b, जब एक्सिस चेंज होता है। तो ये सारी चीजें ना कनेक्ट करोगे आप एक दूसरे से ना, जैसे यहाँ से देगा कि ये आपकी जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है सेमी माइनर एक्सिस के, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया ए और बी में। तो मैं देखता हूँ कि इलिप्स, हाइपरबोला, इनमें दो में तो दो ही चीजों कनेक्टिविटी है, तीन चीजों की। आपके पास केवल तीन चीजें मिलती हैं, एक तो ए, एक तो बी, एक तो ई। अगर आपको ये पता है ना तीनों, बस दो पता है, तीसरा निकाल सकते हो। सब कुछ जो कनेक्टिविटी है इन्हीं से है, ए बी और ई से। आपको कभी ऐसा हो जाएगा कि इलिप्स का ये ये दे दिए वर्टेक्स, तो आपको ये सेंटर भी पता होना चाहिए, सेंटर कहाँ पे है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना इलिप्स का इक्वेशन, ये हम जनरल लिखते हैं और हम मान के चलते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है ना, ये सेंटर है ना, वो 0,0 है। अगर यही आपका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हो जाए तो बस एवरीथिंग गोइंग टू बी चेंज। इसका फोकस, इसका डायरेक्ट, इसका इक्वेशन, इसका सब कुछ, एवरीथिंग बदल जाएगा। तो जैसे ये अल्फा गामा बीटा हुआ ना, सब कुछ बदल जाएगा। और अगर आप इलिप्स को ढंग से करते हो तो हाइपरबोला आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि दोनों सिमिलर है। हाइपरबोला में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इससे ना क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जब ए और बी की वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है, x² - y² इक्वल टू a², ये वाला केस। और सबसे बड़ी बात ना, जब भी इससे क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसके एसिम्प्टोट की बात कर देता है वो। एसिम्प्टोट क्या होते हैं, मतलब जैसे आपने हाइपरबोला ये बनाया, ये बनाया, ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो लाइन है ना, ये एसिम्प्टोट्स हैं, क्योंकि कभी टच नहीं करेंगे, इन्फिनिटी में जाके टच करते हैं ये इधर, इनको एसिम्प्टोट बोलते हैं। तो इनके एसिम्प्टोट के बीच एंगल की बात हो जाती है कभी कभी, कि इनके एसिम्प्टोट, जैसे यहाँ पे तो 90 डिग्री है, दिख रहा है साफ साफ। और अब जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी है, उससे रिलेटेड काफी पूछता है। तो ये सब चीजें हैं हाइपरबोला और इलिप्स के बारे में। पैराबोला जो है उसकी बात करूं तो पैराबोला आप मैक्सिमम तो पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि पैराबोला में ना जब भी आपका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एवरीथिंग पूछेगा आप तुरंत बता दोगे।
क्योंकि वहां पे इजी है, क्योंकि जैसे आपने वो पैराबोला की इक्वेशन दिया वो इसी टाइप का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर आपका जो चार केस इस पैराबोला का स्टैंडर्ड है, ये वाला, ये और ये, मतलब इसमें वर्टेक्स ना ओरिजिन पे होता है, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है, तो चार केसेस बन जाते हैं। वो इन्हीं में से आए हैं, यहीं से। जब इसको आप बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे ना, तो आप जैसे पैराबोला के इक्वेशन को देखते हो तो आपका पहला दिमाग आना चाहिए, मेरा जो इन चारों में से कोई एक फॉर्म मुझे लानी है किसी भी कीमत पे। अगर आपने इस चार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो वहां पे आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको वर्टेक्स भी दिख जाएगा, आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, सब कुछ दिख जाएगा। बस आपको ना, और ये जो चार फॉर्म स्टैंडर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पैराबोला हो, जब वो उसका रिड्यूस करोगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो इन्हीं चारों में से कोई एक बनेगा। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, पैराबोला में पूछता है नॉर्मल के बारे में, कितने नॉर्मल ड्रॉन किए जाते हैं किसी पॉइंट से, ये सब पूछता है। और कोई लाइन पैराबोला को टच कब करेगी, टेंजेंट कब होगी वहां पे, कट कब करेगी। तो बेसिकली जो पूरे कोनिक सेक्शन में है ना, आप दो चीजें देखोगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद कोनिक, मतलब सर्कल के साथ इंटरसेक्शन, पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन, हाइपरबोला, इलिप्स। एक तो ये बड़ा मेजर पोर्शन है, आपको कवर होना चाहिए। और दूसरा जो फॉर्मूले हैं इनके, टेंजेंट के इक्वेशन के, नॉर्मल के इक्वेशन के। एक बात मैंने और देखी है, कभी कभी आप, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपको कोई इक्वेशन निकालना नहीं आ रहा है, टेंजेंट का कुछ पूछ लेता है ना, तो वहां पे ना हमें एक जनरल पॉइंट मानना पड़ता है। जैसे पैराबोला पॉइंट मानना है, तो उनको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। जैसे हमको पैराबोला मानना है तो हम ऐसा ही मानते हैं, a2 स्क्वायर कॉमा 2at। इलिप्स मानना है तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, a cos थीटा b sin थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना ऐसा, जब एंगल की बात कर ले कि ये पॉइंट पैराबोला पे है, ये पॉइंट इलिप्स पे है, हाइपरबोला पे है, और एंगल की भी बात हो, तो आप समझ जाइए कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, इलिप्स के केस में, हाइपरबोला केस में, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो आप ये हमेशा एज्यूम करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में जैसी कंडीशन गिवन होंगी, ये सब है। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू था हमारे पूरे मैथमेटिक्स जेई का। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।